जब भी स्टूडेंट किसी भी एग्जाम के लिए प्रिपरेशन करना स्टार्ट करते हैं तो एक प्रॉब्लम आपको सबसे ज़्यादा आती है और वो होती है रिवीजन की। क्योंकि जब आप प्रिपरेशन करना स्टार्ट करते हो तो स्टार्टिंग में अभी तक कोई भी सिलेबस का पार्ट आपने अभी तक नहीं पढ़ा होता, तो जैसे जैसे जब आप स्टार्ट करते हो तो उस टाइम आपको बहुत अच्छा लगता है। लेकिन जैसे जैसे एक टॉपिक कंप्लीट हुआ, एक सब्जेक्ट कंप्लीट हुआ, टेक्निकल का, नॉन टेक्निकल का, और जैसे जैसे मंथ बाय मंथ सिलेबस जैसे जैसे हमारा आगे बढ़ता है, ख़त्म होता जाता है, तो स्टूडेंट को एक चीज़ फील होना स्टार्ट हो जाता है कि वो पहले का पढ़ा हुआ भूल रहा है। अब जो 2 महीने पहले जो उसने सब्जेक्ट पढ़ा था, अब उसको ऐसा लगता है कि कुछ भी उसका याद नहीं है, और उस चीज़ की उसको भनक तब लग जाती है जब कोई भी ऐसा क्वेश्चंस वो देखता है तो उससे क्वेश्चन भी नहीं बन पाता, तो उसको ऐसे लगता है कि ये क्या ही फ़ायदा हो रहा है कि मैंने प्रिपरेशन करना स्टार्ट किया और उल्टा जो भी चीज़ें मैंने पढ़ी हैं वो सब मैं भूल रहा हूँ। तो कहीं ना कहीं इस चीज़ से ना कॉन्फिडेंस भी उसका लूज़ हो जाता है, उसको लगता है कि ना शायद ही मैं ये एग्ज़ाम निकाल पाऊँ। तो ये प्रॉब्लम आपको भी ज़रूर आती होगी। जैसे जैसे सिलेबस आगे बढ़ता है पीछे वाली चीज़ें हम भूलते रहते हैं और फिर हमारा उसके साथ साथ कॉन्फिडेंस भी कम होता जाता है। और फिर जब हम स्पेशल क्लास के अंदर या यूट्यूब सेशंस के अंदर हम बाकी स्टूडेंट्स को क्वेश्चंस के आंसर करते हुए देखते हैं तो हमें उस टाइम पे लगता है कि हमें रिवीजन की नीड है, हमें पता तो है, हमने पढ़ा तो है, बट हमें फॉर्मूला नहीं याद। तो ये प्रॉब्लम आपको जरूर आती होगी। तो आज इस वीडियो के अंदर इस रिवीजन वाले पार्ट को कैसे आपको स्ट्रॉन्ग करना है, तो मैं कुछ आपको इंपॉर्टेंट पॉइंट्स बताऊंगा, आप उस पर फोकस करना। अगर आप पहले से रिवीजन कर रहे हो और आपको अच्छे तरीके से रिवीजन वाला पार्ट चल रहा है तो उसमें ये की पॉइंट्स और ऐड कर देना, ठीक है, ताकि और ज़बरदस्त तरीके से जो चीज़ें हैं वो आपकी रिवाइज होती रहें। तो सबसे पहले हम बात करेंगे प्रायोरिटाइज की टॉपिक्स। रिवीजन करते टाइम एक चीज़ का आप ध्यान रखना कि जो भी सब्जेक्ट जिनका वेटेज ज़्यादा है उन पर सबसे पहले फोकस करना है। एग्जाम्पल के तौर पर अगर मैं एसएससी जेई की बात करूं या आरआरबी जेई की बात करूं तो पावर सिस्टम, इलेक्ट्रिकल मशीन और बीडब्ल्यू इनका वेटेज बहुत ज़्यादा है। टेक्निकल के अंदर, नॉन टेक्निकल के अंदर, नॉन टेक्निकल सब्जेक्ट्स के वेटेज ज़्यादा हो सकते हैं, वो आप देख लेना। तो उनको प्रायोरिटी आपको देनी है सबसे पहले, ठीक है। उनके कॉम्प्लेक्स कंसेप्ट्स जो भी हैं उनको रिवाइज करते रहिए, चाहे फिर वो ट्रांसफार्मर है, इंडक्शन मोटर है, पावर सिस्टम है, इन सब के जो भी कॉम्प्लेक्स कंसेप्ट्स हैं। जैसे कि अगर मैं इंडक्शन मोटर की बात करूँ तो जो उसकी स्टार्टिंग होती है जिसमें स्लिप का कंसेप्ट आता है, तो कौन सा किसके रिस्पेक्ट में क्या होता है, तो ये सब चीज़ें, ये जो टॉपिक्स हैं ये हम भूल जाते हैं, तो इनको आप रिवाइज करते रहिए। हर एक मशीन की वर्किंग हो गया, पावर सिस्टम के अंदर ट्रांसमिशन लाइन के पैरामीटर्स हो गए, इंडक्शन इंसुलेटर वाला पार्ट हो गया आपका, पावर सिस्टम के अंदर एचवीडीसी हो गया। तो ये जो चीज़ें हैं उनको रिवाइज करते रहिए, ठीक है। उन पर हमें ज़्यादा ध्यान देना है जहाँ से क्वेश्चंस ज़्यादा पूछे जाते हैं, ठीक है। नेक्स्ट अगर हम पॉइंट पर चलें, यूज शॉर्ट नोट्स एंड फ्लैश कार्ड्स। अब देखो ये जो बात है ये कुछ बच्चे मानते हैं, कुछ बच्चे ये कहना मानते नहीं है। वो क्या करते हैं, शॉर्ट नोट्स मैं बोलता जरूर हूँ कि बना लो, लेकिन वो बनाते नहीं है। उनको लगता है कि बाद में बनाएंगे और वो बाद कभी आता नहीं है। तो आपको शॉर्ट नोट्स जरूर बनाने चाहिए। ये शॉर्ट नोट्स बड़े आराम से बन जाते हैं अगर वो सब्जेक्ट आप उसी टाइम पर पढ़ रहे हो। जैसे कि अगर प्लस पर अभी मैं इलेक्ट्रिकल मशीन की बात करूं तो ट्रांसफॉर्मर जैसे कंप्लीट हो चुका है, तो ट्रांसफॉर्मर के सारे जो शॉर्ट नोट्स हैं आप रेगुलर बेसिस पे कंप्लीट करते रहिए। बेनिफिट्स होता है इन शॉर्ट नोट्स का, जब हम मेन एग्जाम या जब एग्जाम हमारा पास में आता है तो बहुत जल्दी चीज़ें जो होती हैं वो रिवाइज हो जाती हैं इन शॉर्ट नोट्स की हेल्प से। फ्लैश कार्ड्स क्या है, ऐसा कुछ आप कार्ड टाइप का बना सकते हो, उसको जहाँ जो आपका स्टडी टेबल है वहाँ पर आप चिपका सकते हो। उसमें इंपॉर्टेंट कुछ फॉर्मूले हो सकते हैं ताकि वो आपको दिखते रहे। जैसे कि अगर मैं बात करूं, कुछ ऐसे फॉर्मूले होते हैं जिनको याद रखना इतना आसान नहीं है। एग्जाम्पल के तौर पे मैग्नेटिक कपल्ड सर्किट के अंदर पैरेलल कनेक्टेड कॉइल्स जब होती हैं उनके बीच में जब म्यूचुअल इंडक्शन होता है तब सीरीज एडिंग और सीरीज अपोजिंग का जो फॉर्मूला है वो जनरली स्टूडेंट भूल जाते हैं। तो इनके आप फ्लैश कार्ड बना सकते हो, तो वो चीज़ आपको याद रहेगी, ठीक है। वही मैं आपको यहाँ पे यही चीज़ बता रहा हूँ कि क्विक रिवीजन में ये चीज़ें आपको हेल्प करती हैं, चाहे फिर वो फॉर्मूले हो चाहे फिर वो थ्योरी हो, ठीक है। और फ्लैश कार्ड्स आपको मेमोराइज करते हैं इंपॉर्टेंट कंसेप्ट, स्पेशली इन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरी। देखो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरी जो है इसको आप रिप्लेस करके इलेक्ट्रिकल मशीन बोल सकते हो या पावर सिस्टम बोल सकते हो, या कोई भी सब्जेक्ट के अंदर जो इंपॉर्टेंट कंसेप्ट्स हैं
उनको रिवाइज करवा देता है ये फ्लैश कार्ड्स। फ्लैश कार्ड्स का मतलब कुछ भी ऐसा पेज आप अपने स्टडी टेबल के जो सामने है वो चिपका सकते हो ताकि वो आपकी नज़रों में रहे, ठीक है। और अगर हम देखें नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट, टाइम बेस्ड रिवीजन। रिवीजन करते टाइम ना एक टाइम फिक्स कर लिया करो, ठीक है। जैसे कि दिन में आपको अगर रिवाइज करना है तो 2-3 टॉपिक अपने फिक्स कर लो कि मुझे 2-3 टॉपिक हर एक वीक में रिवाइज करना है, ठीक है। उसमें ये 2 तरीके का रूल बना लो, एक डेली गोल और एक वीकली गोल अपने सेट कर दो। और जब भी रिवीजन करो उसमें 50-50% स्ट्रेटेजी यूज करो। 50% तो दे दो टाइम टेक्निकल सब्जेक्ट को, 50% जो टाइम दे दो आप प्रॉब्लम सॉल्विंग को। जब भी रिवीजन करना स्टार्ट करो, जैसे कि आपने टारगेट किया आज कि मुझे 2 घंटे रिवीजन करना है, 1 घंटे तक सिर्फ फॉर्मूले रिवाइज करो, मेन इंपॉर्टेंट कंसेप्ट रिवाइज करो, और जो 1 आवर होता है उसमें आप क्वेश्चन रिवीजन करो। ये करना पड़ेगा, वरना आप धीरे धीरे भूलते जाओगे और फिर आपको ऐसे लगेगा कि मेरे पढ़ने का तो कोई फायदा नहीं हो रहा है। और ये रिवीजन सबको ही करना पड़ता है, ठीक है। तो आगे हम बढ़ें तो नेक्स्ट है कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस आप जरूर लगाओ। मैं अब तो ये बोलता हूँ प्रीवियस ईयर देखो क्वेश्चन किससे हमें आइडिया मिल जाता है कि मेन एग्जाम के अंदर जिस तरीके से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो वो जब हम प्रीवियस ईयर एग्जाम PYQs में देखते हैं तो हम जो पढ़ रहे हैं उसका जो फोकस है वो उसी जगह पे जा रहा है, या उसको हम उसी जगह पे टारगेट कर रहे हैं जैसे हमारे एग्जाम में चीजें पूछी जाएंगी, ठीक है। तो इस चीज का ध्यान रखिए, ठीक है। टेस्ट सीरीज वगैरह देते रहिए ताकि आपकी स्पीड और एक्यूरेसी बढ़े, क्योंकि जब आप स्टार्टिंग में टेस्ट सीरीज दोगे तो उससे क्या होगा कि आपके स्टार्टिंग में मार्क्स कम आएंगे। जब मार्क्स कम आएंगे वो क्यों कम आएंगे? क्योंकि कहीं ना कहीं आपकी स्पीड कम होगी, या कहीं ना कहीं आपका कंसेप्ट कम होगा, या कहीं ना कहीं आप क्वेश्चन गलत रीड कर रहे हो, या टाइम ज़्यादा लगा रहे हो, या क्वेश्चन करेक्ट नहीं कर पा रहे हो, या इनकरेक्ट ज़्यादा कर दे रहे हो, तो एक्यूरेसी आपकी गिर जाती है। मतलब क्वेश्चन तो ज़्यादा अटेम्प्ट किया बट गलत बहुत ज़्यादा हो गए। तो ये सब चीज़ें पहले से हमें करनी है। दूसरा, फोकस ऑन इम्पोर्टेंट फॉर्मूलाज एंड डेरिवेशंस, इनकी तरफ फोकस करना चाहिए हमें। देखो फॉर्मूले की तरफ तो हम फोकस करते ही हैं। बात करें डेरिवेशन की, तो जैसे कि आजकल जिस तरीके से SSC JEE में क्वेश्चन पूछे जा रही हैं, तो वहाँ पर काम सिर्फ फॉर्मूलों से नहीं चलने वाला। थ्योरेटिकल क्वेश्चन जो पूछे जाते हैं उनके लिए आपको डेरिवेशंस और थ्योरेटिकल जो नॉलेज है उसको थोड़ा सा उस पर ध्यान देना पड़ेगा, ठीक है। आपको रिवाइज करना है इंपॉर्टेंट फॉर्मूले, जैसे कि पावर सिस्टम, नेटवर्क, इलेक्ट्रिकल मशीन में, ठीक है। इन सबको आपको ध्यान रखना है। इंपॉर्टेंट कंसेप्ट्स जो हैं उनको रीड कर लो। पैरेलल ऑपरेशन ऑफ ट्रांसफार्मर पूछी जाती हैं इसके क्वेश्चन। इंडक्शन मशीन की वर्किंग के ऊपर आप देख लो। DC मोटर की कैरेक्टरिस्टिक्स आप देख लो। DC जनरेटर की जो कैरेक्टरिस्टिक्स है वो आप देख लो। पावर सिस्टम के अंदर जो इंपॉर्टेंट कंसेप्ट हैं, जिसमें हो गया, अगर हम बात करें पावर प्लांट्स की, तो थर्मल पावर प्लांट्स एक दिन रीड कर लिया। ये इसमें फॉर्मूले नहीं है, इसमें ये मेन कंसेप्ट है जो आपको बार बार पढ़ना पड़ेगा। मैं आपको ये भी बताऊंगा कि आपको कितनी बार कम से कम पढ़ना है। दूसरा है ऑनलाइन क्विजेज और मॉक टेस्ट देते रहिए। जो ये वाली बात हम पहले ही कवर कर चुके हैं। इससे ही आपको अपनी परफॉर्मेंस का आपको पता लगेगा, और आपको ये भी पता लगेगा कि आपका वीक एरिया कौन सा है। सबका वीक एरिया अलग अलग होगा, तो ये जब दोगे ऑनलाइन टेस्ट, मॉक टेस्ट दोगे, तब उससे हमें आइडिया मिल पाता है, ठीक है। ग्रुप डिस्कशन या स्टडी ग्रुप, देखो इसके 2 एडवांटेज डिसएडवांटेज दोनों हैं। अब ये डिपेंड करता है पर्सन टू पर्सन। अगर किसी को ऐसे लगता है कि मैं ग्रुप में जब कोई क्वेश्चन पूछता है और मैं जब उसके आंसर देता हूं तो इससे मेरा रिवीजन होता है, तो अच्छा है उसके लिए। फिर वो ग्रुप जो है वो अच्छा कर रहा है, उसको उसकी चीज़ें जो है वो रिवाइज हो रही है। जब अलग अलग स्टूडेंट क्वेरी कर रहे हैं तो वो अगर उसमें रिस्पॉन्स कर रहा है तो उसका रिवीजन भी तो हो रहा है इससे। फिर कभी एग्जाम में उस टाइप का क्वेश्चन आ गया तो फिर आपको लगता है अरे उस ग्रुप में मैंने किसी स्टूडेंट को ये वाला क्वेश्चन सोल्व करके दिया था और एग्जाम में वैसा क्वेश्चन आ गया, या उसी टाइप का क्वेश्चन आ गया और आप एकदम से करेक्ट करके आ गए, ठीक है। तो एडवांटेज है। डिसएडवांटेज है कि लोग कुछ भी, कोई भी प्रैक्टिस करना स्टार्ट कर रहे हैं, कुछ भी नहीं आ रहा, फोटो खींच के ग्रुप में डाल रहे हैं। वो मेहनत खुद उस पर टाइम दे ही नहीं रही है, नहीं आ रहा, फोटो खींच के ग्रुप पे डाल रहे हैं। तो फायदा नुकसान इसका दोनों ही है। तो यहाँ पर देखो, रिवाइज विद पीयर्स टू रीइंफोर्स कंसेप्ट। आप अपने दोस्त के साथ चीजें रिवाइज कर सकते हो। उससे क्या होता है कि जब आपस में आप डिस्कशन कर रहे हो तो रिवीजन ऑटोमेटिकली हो जाता है, थोड़ा पेन कम होता है उसमें, है ना। कि बात बात में हमने
मशीन से रिलेटेड काफ़ी सारी चीज़ें जो हैं वो रिवाइज कर ली, ऐसे बैठते हैं तो थोड़ा सा बोरियत आ जाती है, ऐसा भी हो सकता है। लेकिन इसका भी डिसएडवांटेज ये भी हो सकता है कि आप कंसेप्ट को री करने के लिए बैठे और री कुछ और ही कर बैठे, कंसेप्ट तो हुआ नहीं। तो इस बात का भी ध्यान रखना है इसमें। और दूसरा ये है, क्लैरिफाई डाउट्स थ्रू ग्रुप डिस्कशन स्पेशली फॉर चैलेंजिंग टॉपिक लाइक इलेक्ट्रिकल मशीन। तो ग्रुप, वही बात हो गई इसमें कि ग्रुप के अंदर जब आप आंसर करते हो तो वहां से भी रिवीजन होता है हमारा, ठीक है। दूसरा है विजुअल एड्स एंड डायग्राम। जैसे मैंने आपको बताया था कि शॉर्ट नोट्स आप बना सकते हो, आप फ्लैश कार्ड्स बना सकते हो। इन द सेम वे आप सर्किट डायग्राम्स जो होते हैं, जैसे कि हम बात करें शंट मोटर, सीरीज मोटर, कम्युलेटिव कंपाउंड, डिफरेंशियल कंपाउंड, लॉन्ग शंट, शॉर्ट शंट, इनके सर्किट डायग्राम आप बना सकते हो, फ्लो चार्ट्स बना सकते हो, ब्लॉक डायग्राम बना सकते हो, ताकि कॉम्प्लेक्स टॉपिक आपके दिमाग में सेट होकर बैठे। दूसरा, आप माइंड मैप्स बना सकते हो, जिसमें टॉपिक से कनेक्टेड चीजों को ऐसे आप बना सकते हो, इस तरीके से बता सकते हो, ठीक है। पावर जनरेशन हो गया, ट्रांसमिशन हो गया, इसके अंदर जैसे कि पावर जनरेशन के अंदर क्या होता है, जैसे कि थर्मल पावर प्लांट का एक स्कीमेटिक डायग्राम नहीं होता रेनकिन साइकिल का। थर्मल पावर प्लांट में जो रेनकिन साइकिल होता है उसका जो हम फ्लो एक चार्ट बनाते हैं, स्कीमेटिक डायग्राम बनाते हैं, उसमें क्या होता है, वो एक तरह का माइंड मैप ही तो है कि एक बॉयलर होता है, उस बॉयलर में से कौन से कहां से क्या आ रहा है, वो सब चीजें जो होती हैं वो एक तरह का माइंड मैप है। अगर आपको फिर भी नहीं समझ में आ रहा कि सर माइंड मैप कैसे बनाते हैं, तो ये वीडियो यूट्यूब पर अवेलेबल है, आप जाके देख सकते हो, ठीक है। आप अगर ये टाइप करोगे ना, रिवीजन ऑफ सिंक्रोनस मशीन यूजिंग माइंड मैप टेक्निक, अगर ये टाइप करोगे तो एक वीडियो मिल जाएगा, 20 मिनट का वीडियो है, इसमें मैंने पूरा माइंड मैप बनाकर पूरा बताया हुआ है, सिर्फ सिंक्रोनस का बनाया हुआ है। आप ऐसे बाकी भी जो टॉपिक्स हैं उनके लिए आप बना सकते हो। इस वीडियो को देखने से आपको आइडिया मिल जाएगा। और अगर हम आगे बढ़ें, मेंटेन कंसिस्टेंसी, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। कंसिस्टेंट, अगर आप कंसिस्टेंट नहीं हो तो कोई भी चीज़ अपने मेन जो गोल आपने सेट किया वहां तक पहुंचेगी ही नहीं। कंसिस्टेंसी बहुत इंपॉर्टेंट होती है, ठीक है। स्टिक टू डेली रिवीजन रूटीन, अपनी जो रिवीजन का रूटीन आपने बनाया है उस पर स्टिक रहिए। जरूरी नहीं है कि जो टाइम को फिक्स कर दो, मैं इतने टाइम बजे करूँ, टाइम चाहे कोई भी हो, आपको जब टाइम मिलता है आप तब रिवीजन करना स्टार्ट करो। डेली एक टाइम स्लॉट उसको फिक्स करो कि मुझे इतनी देर रिवीजन करना है, और ब्रेक डाउन द लास्ट टॉपिक इनटू मैनेजेबल सेक्शंस। एक साथ कोई बहुत बड़ा गोल लेकर मत बैठो, उसे आप रिवीजन करोगे तो आपको बोरियत आने लगेगी, आप ज्यादा देर तक नहीं कर पाओगे। कोई बड़ा सा टॉपिक है, उसको छोटे छोटे पार्ट में डिवाइड कर लो, फिर उसको रिवाइज करो। जैसे कि एक दिन आप सिर्फ यही प्लान कर लो कि आज मुझे सिर्फ नेटवर्क थ्योरम रिवाइज करनी है। एक दिन सिर्फ आप इतना प्लान कर सकते हो कि आज मुझे सिर्फ 2 पोर्ट नेटवर्क रिवाइज करना है, या आज मुझे सिर्फ रेजोनेंस रिवाइज करना है। तो इससे क्या होता है कि जो हमारा जो मन है वो फिर ऐसे नहीं करता कि चलो ठीक है कल कर देते हैं, उसमें तुरंत हम फिर प्रोक्रेस्टिनेट नहीं करते। अगर गोल हमारा छोटा होता है, बड़ा गोल सेट कर दोगे तो फिर प्रोक्रेस्टिनेट करोगे, आज नहीं कल करूंगा। मैं आपको बता रहा हूं ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ऐसा करना पड़ेगा आपको, क्योंकि रिवीजन नहीं करोगे तो फिर भूलते जाओगे तो फिर कॉन्फिडेंस भी तो लूज होगा, और फिर बाद में जब चीजें एक साथ बहुत ज्यादा हो जाएंगी तो फिर स्टूडेंट क्विट कर देते हैं कि नहीं अब इस अगले साल देंगे, इस साल चलो ठीक है चीजों को समझ लिया, अब नेक्स्ट ईयर रिवीजन करेंगे, फिर नेक्स्ट ईयर ही वैसे चला जाता है, फिर हमारे वही हाल, ठीक है। एम टू रिवाइज ईच की टॉपिक्स 3 to 4 टाइम्स बिफोर द एग्जाम। मतलब अगर आपने इलेक्ट्रिकल मशीन पढ़ा है तो उसका 4 बार रिवीजन हो जाना चाहिए, उसका पावर सिस्टम का 4 बार रिवीजन हो चुका होना चाहिए। आप चाहे उसमें नॉन टेक्निकल टॉपिक्स की मैं बात करूं तो रीजनिंग है या मैथमेटिक्स है, इनका भी जो रिवीजन है वो हो जाना चाहिए 3 से 4 बार। जितनी बार रिवीजन होगा उतना ही मेन एग्जाम में आपको एडवांटेज मिलेगा उन सब चीजों का, ठीक है। दूसरा ये है थोड़ा सा काम और फोकस रहना पड़ेगा आपको, ठीक है। फालतू की चीजों के अंदर नहीं ज्यादा घुसना है, और जितना माइंड शांत रहेगा उतना फोकस भी रहेगा, ठीक है। तो इसमें आपको बस एक बात का ध्यान देना है, जब भी आप रिवीजन करो तो थोड़ा ब्रेक ले लेना उसके बीच में, ठीक है, ताकि जो माइंड है वो थोड़ा सा आपका रिफ्रेश हो जाए और एकदम से ब्रेन आउट ना हो, बर्न आउट ना हो, ठीक है। ताकि बर्न आउट ना हो, इसको अवॉइड करने के लिए होता है ना कि कई बार हम बिल्कुल ऊब जा रहे हैं कि नहीं बस करो, और इतना भी आप अपने आप को टाइट कर दो रिवीजन करने के चक्कर में
आप बिल्कुल ब्रेक्स वगैरह नहीं ले रहे हो, फिर बाद में आप ऐसा आपका रिवीजन के साथ आपको लगने लग जाए कि फिर आप रिवीजन करना ही छोड़ दो। तो ऐसे नहीं करना, छोटा छोटा ब्रेक लेके आप रिवाइज करो, तो आराम से आप प्लान कर सकते हो रिवीजन, और फिर धीरे धीरे आदत पड़ जाती है हमारी, वो हैबिट में आ जाता है, फिर हम रिवाइज करना स्टार्ट कर देते हैं। और फाइनली तो बस मैं इतना कहना चाहूँगा, ये कंसिस्टेंसी बहुत इंपॉर्टेंट होती है, रेगुलर प्रैक्टिस बहुत इंपॉर्टेंट होती है, और एक पॉजिटिव माइंडसेट भी रखना पड़ता है, वरना पूरे दिन करी गई मेहनत कर तो रहे हैं लेकिन सोच कुछ और ही रहे हैं कि नेगेटिव हो जाएगा, पता नहीं होगा नहीं होगा, तो वो चीज़ उतनी इफेक्टिव रहती नहीं है फिर। तो माइंडसेट का भी पॉजिटिव होना बहुत ज़रूरी है कि अगर मैंने अगर इस एग्ज़ाम को टारगेट किया है तो मैं उस एग्ज़ाम को क्रैक करके ही रहूँगा। ठीक है, अपने लिए इस चीज़ को हमेशा पॉजिटिव ही सोचना है, क्योंकि ऐसा नहीं है आज के टाइम में भी कोई भी चीज़ करी नहीं जा सकती है। अगर हम प्लस पे पढ़ा रहे हैं तो आपको एक एक चीज़ पूरा काफ़ी डिटेल से पढ़ाते हैं। आप अगर बहुत अच्छे से रिवाइज करते हो चीज़ों को, बहुत अच्छे से मेहनत करते हो, जैसे हम आपको बताते हैं, आप हमारा अगर कहना मानते हो, तो एग्ज़ाम वगैरह तो निकल जाते हैं। ठीक है, तो आई थिंक आपको जितने भी मैंने पॉइंट्स बताए वो समझ में आए होंगे। और बताना कमेंट सेक्शन में कि आपको इनमें से कौन सा पॉइंट अच्छा लगा जो अभी तक आप फॉलो नहीं कर रहे थे, और आप चाहोगे कि अब मैं रिवीजन में वो पॉइंट भी इंक्लूड करूं, और कौन कौन से ऐसे पॉइंट्स थे जो अभी तक आप फॉलो कर रहे हो जिससे आपको रिवीजन करने में बहुत सारी हेल्प मिली है, उसको मुझे कमेंट सेक्शन में बताना, ताकि मुझे भी एक आइडिया मिले कि इतने सारे स्टूडेंट तो इन सारे पॉइंट्स को फॉलो कर रहे हैं, और बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं जिनको कुछ ऐसे भी पॉइंट्स पता लगे रिवीजन करने के लिए जो अभी तक उनको नहीं पता थे। ठीक है।